हमारी जिंदगी एक किताब की तरह ही है। हर दिन एक नया पन्ना और हर अनुभव एक नया अध्याय। कभी हम कहानियों में खो जाते हैं तो कभी सच्चाई हमें जगा देती है। और प्रत्येक किताब अपने आप में एक खिड़की की तरह होती है जो हमें एक नए संसार में झांकने का मौका देती है। 2024 में मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जो केवल कहानियां नहीं थी बल्कि जिंदगी के गहरे अर्थों को उजागर करती अनुभव थीं। ये किताबें कभी प्रेरणा बनकर मेरे साथ खड़ी रहीं तो कभी सवाल बनकर मेरे विचारों को झकझोर गईं। उनमें से कुछ किताबों ने मुझे अतीत में झांकने का साहस दिया तो कुछ ने भविष्य को नए नजरिए से देखने की नजरें दी। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने किताबों के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम साहित्य, किताबों और विचारों की एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे द्वारा 2024 में पढ़ी गई सभी किताबों में से चुनिंदा 5 किताबों के बारे में बात करूंगा। इनमें से कुछ किताबें आपको नई सोच देंगी, कुछ जीवन बदलने वाली प्रेरणा और कुछ इतिहास, साहित्य और विचारों की गहराइयों में ले जाएंगी। इस वीडियो में मैं प्रत्येक किताब को लेकर 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला, किताब का सामान्य परिचय। दूसरा, किताब की विषय वस्तु या कथानक। और तीसरा, किताब की विशेषताएं या किताब क्यों पढ़ें। इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुस्तकों की सूची के अनुसार टाइमलाइन मेंशन कर दूंगा ताकि आप जिस किसी भी पर्टिकुलर किताब के बारे में जानना चाहें डायरेक्ट वहां तक की वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस अद्भुत साहित्यिक सफर को और जानते हैं कि वर्ष 2024 की वो कौन सी 5 चुनिंदा किताबें हैं जो आप सभी को पढ़नी चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संवाद का अधिकार एक अनमोल धरोहर है, लेकिन जब सत्ता, मीडिया और समाज के बीच संवाद का पुल कमजोर पड़ने लगे, जब सूचना और सत्य के बीच भ्रम की दीवारें खड़ी हो जाने लगे, तब एक आवाज की जरूरत होती है जो इन नकली दीवारों को तोड़ सके। हमारी 5वें नंबर की पुस्तक है रवीश कुमार की बोलना ही है, जो इस विचारधारा का प्रतिपादन करती है। यह कृति मीडिया, राजनीति और समाज की परतों को उधेड़ती है, सत्ता और जनता के बीच बढ़ती संवादहीनता पर प्रश्न उठाती है और मौजूदा समय में लोकतंत्र की स्थिति का विश्लेषण भी करती है। यह केवल एक किताब नहीं बल्कि विचारों का आईना है जिसमें पाठक अपने समय और समाज को साफ साफ देख सकता है। राजकमल प्रकाशन द्वारा 2019 में प्रकाशित इस पुस्तक को 2019 में ही रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस किताब की अब तक 30,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और इसे अंग्रेजी, नेपाली, मराठी, पंजाबी और कन्नड़ भाषाओं में भी अनुवादित किया जा चुका है। 212 पेजेस की इस किताब की प्रिंटेड रेट 299 रुपए है। यह जो किताब है एक कथेतर विधा के अंदर लिखी गई है, यानी कि एक नॉन फिक्शन बुक है। यह पुस्तक हमें लोकतंत्र और मीडिया के बदलते स्वरूप को गहराई से समझने का अवसर देती है। रवीश कुमार ने इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया है, जिनमें प्रत्येक अध्याय एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित है और सत्ता, मीडिया, फेक न्यूज, गोदी मीडिया, निजता के अधिकार और डर के व्यापार जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करती है। किताब में 2014 के बाद के राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्यों को आधार बनाकर मौजूदा सरकार की कार्यशैली, मीडिया की भूमिका और आम जनता की निष्क्रियता पर तीखे सवाल उठाए गए हैं। ऐसे कई अनसुने और अनकहे प्रसंग उठाए गए हैं जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया था। रवीश कुमार उन घटनाओं को सामने लाते हैं जिनका सीधा असर आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है, लेकिन उनकी चर्चा सार्वजनिक स्तर पर कोई नहीं करता। एक पत्रकार होने के नाते रवीश कुमार की लेखन शैली हमेशा से ही संवादात्मक, व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक रही है। इस पुस्तक में भी उनकी भाषा में सरलता और सहजता के साथ तीखा व्यंग्य देखने को मिलता है। वे अपनी बात भावनात्मक और तार्किक दोनों दृष्टिकोण से रखते हैं, जिसमें पाठक उनके तर्कों से सहज ही जुड़ जाता है। पुस्तक के अध्यायों के शीर्षक सांकेतिक और व्यंग्यात्मक हैं, जो पाठक की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं।
किताब के हर अध्याय में उनके व्यक्तिगत अनुभव, पत्रकारिता के दौरान देखी गई घटनाएं और जनता की अनदेखी पीड़ा को शामिल किया गया है। इस वजह से यह पुस्तक सूखी पत्रकारिता से अलग होकर एक प्रभावी सामाजिक हस्तक्षेप बन जाती है। हालांकि इस पुस्तक को पढ़ते समय एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि यह पुस्तक सत्ता की आलोचना करती है, लेकिन पाठकों को इसे किसी पूर्वाग्रह के बिना पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक अत्यधिक एक तरफा आलोचनात्मक है और सत्ता के सकारात्मक कार्यों को नजरअंदाज करती है। यह किताब उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो मीडिया की भूमिका और उसकी कार्यशैली को समझना चाहते हैं, जो राजनीति और सत्ता के खेल को गहराई से देखना चाहते हैं, जो फेक न्यूज़ और डर की राजनीति की वास्तविकता को समझना चाहते हैं और जो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के महत्व को महसूस करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल सरकार का नहीं, जनता की चेतना का भी दर्पण होता है। यदि जनता ही बोलने से डरने लगे तो लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था बनकर रह जाता है। सवाल पूछना जरूरी है, संवाद करना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, बोलना ही है। कभी कभी कुछ मुलाकातें एक पूरी जिंदगी का एहसास छोड़ जाती हैं। कुछ रिश्ते किसी तयशुदा नियमों में नहीं बनते, बस समय के साथ बहते रहते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के नए दौर के सबसे चर्चित और लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं, उन्होंने अक्टूबर जंक्शन के माध्यम से प्रेम, प्रतीक्षा, जीवन और समय के ताने बाने को बहुत ही भावनात्मक और गहराई से प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास नई हिंदी साहित्य की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जो सहज, सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली होती है। यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दो जिंदगियों के बीच साल में एक दिन के लिए उभरते संबंधों की कहानी है, जो पाठकों को अपने साथ बहा ली जाती है। इस किताब को हिंद युग प्रकाशन ने जनवरी 2019 में पहली बार प्रकाशित किया था और इस किताब की प्रिंटेड रेट 199 रुपये है। यह किताब दैनिक जागरण, नीलसन बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। इस उपन्यास की प्रेम कहानी थोड़ी अनूठी है, जिसमें पारंपरिक प्रेम कहानियों की तरह रोज की मुलाकातें, नोक-झोंक और मेल मिलाप नहीं है। यह उपन्यास सुदीप और चित्रा नामक दो पात्रों की 10 वर्ष की प्रेम यात्रा को दर्शाता है। वे साल में सिर्फ एक बार 10 अक्टूबर को मिलते हैं और उनकी कहानी इसी दिन के इर्द गिर्द घूमती है। 2010 से लेकर 2020 तक ये दोनों किरदार हर साल एक बार मिलते हैं और बाकी के 364 दिन अपनी अपनी जिंदगियों में खोए रहते हैं। दोनों की अपनी व्यक्तिगत जिंदगियां, संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारियां और जीवन के प्रति अलग अलग धारणाएं इस उपन्यास को बेहद यथार्थपरक और भावनात्मक बनाती हैं। संबंधों की जटिलता, जीवन के बदलते रंग और प्रेम के मायने समय के साथ साथ कैसे बदलते हैं, यह उपन्यास इन्हीं पहलुओं को बेहद संवेदनशीलता और काव्यात्मक अंदाज में बयां करता है। यह पूरी तरह से एक काल्पनिक उपन्यास है जो प्रेम की अनकही परिभाषा प्रस्तुत करता है। प्रेम जो केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव से जीवंत होता है। दिव्य प्रकाश दुबे की लेखन शैली सरल, सहज और बेहद प्रभावमयी है। इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो युवा पाठकों को सहजता से आकर्षित करती है। डायलॉग स्वाभाविक और प्रभावी हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए लगते हैं। 150 पेजों के इस उपन्यास में कथानक तेज गति से आगे बढ़ता है, जिसमें ना तो अनावश्यक विस्तार है और ना ही अतिरिक्त भावुकता। यह उपन्यास उन पाठकों के लिए नहीं है जो क्लासिकल या गहन साहित्य पढ़ने के आदी हैं। प्रेम कहानी में अधिक गहराई की तलाश करने वाले पाठकों को यह हल्का लग सकता है। अगर आप आधुनिक हिंदी साहित्य, युवा लेखन और नए जमाने के प्रेम कथानकों में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। यह नई पीढ़ी की सोच, रिश्तों के प्रति बदलते दृष्टिकोण और प्रेम के नए मायने सामने रखती है। कई बार प्रेम की सबसे खूबसूरत कहानियां वे होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। अक्टूबर जंक्शन भी एक ऐसा ही अधूरी लेकिन अनमोल प्रेम कहानी है। मैं इस किताब का डिटेल्ड रिव्यू पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत और रामायण के पात्र आज भी जीवित होते तो क्या होता? क्या होगा
जब प्राचीन ग्रंथों के रहस्य, आधुनिक विज्ञान और तांत्रिक शक्तियां एक साथ टकराएंगी। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करती है हमारी तीसरे नंबर की किताब अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू ट्रायोलॉजी। वास्तव में ये 3 किताबों की एक पूरी श्रृंखला है और तीनों किताबों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जो भारतीय पौराणिक कथानकों, विज्ञान और रहस्यवाद का अद्भुत संगम है। यह पुस्तक सनातन हिंदू धर्म की गूढ़ अवधारणाओं को एक समकालीन और रोचक कथानक के साथ प्रस्तुत करती हैं। यह केवल मिथक और काल्पनिक नहीं, बल्कि उसमें छिपे गहरे तत्वों और भारतीय मान्यताओं के आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण को भी प्रस्तुत करती है। इन तीनों किताबों को प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और अब तक इस सीरीज की 1 लाख से ऊपर की प्रतियां बिक चुकी हैं। प्रत्येक किताब की प्रिंटेड रेट 300 रुपए है। इस किताब का पहला भाग 2023 में प्रकाशित हुआ था, जो भारतीय पौराणिकता के साथ आधुनिक काल की कहानी को जोड़ने का अद्भुत प्रयास है। कहानी का आरंभ कोविड-19 के दौर से होता है, जहां 21 वर्षीय पृथ्वी नामक युवक एक रहस्यमयी अघोरी ओम शास्त्री की तलाश में है। ओम शास्त्री को भारत के एक अज्ञात द्वीप पर अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में कैद कर लिया जाता है, जहां कुछ विशेषज्ञ उससे पूछताछ कर रहे हैं। जब उसे सम्मोहित कर लिया जाता है तो वह यह दावा करता है कि वह चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों को देख चुका है और रामायण, महाभारत जैसी घटनाओं में भी शामिल हो चुका है। ओम शास्त्री ने मृत्यु और पुनर्जन्म के नियमों को धता बता दिया है और वह अब अपने जैसे अन्य अमर लोगों की तलाश कर रहा है। यह भाग एक रोमांचक आधार तैयार करता है और कई सवालों को जन्म देता है। ओम शास्त्री कौन है, पृथ्वी उसे क्यों खोज रहा है और इस पूरी कहानी के पीछे क्या रहस्य छुपा है। दूसरा भाग, जो 2023 में ही प्रकाशित हुआ था, पहले भाग में उठे रहस्यमयी प्रश्नों की गुत्थियों को धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास करता है। इसमें नए पात्रों की एंट्री होती है जो कहानी को और जटिल बनाते हैं। ओम शास्त्री के अतीत, उसकी शक्ति और उसकी खोज के पीछे छिपे रहस्य को स्पष्ट किया जाता है। कहानी अब पौराणिक ग्रंथों से निकलकर आधुनिक विज्ञान और गुप्त समाजों की ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी का चरित्र और अधिक रहस्यमयी बन जाता है और यह संकेत मिलता है कि वह कोई सामान्य युवक नहीं है। यह भाग पाठकों को अधिक रोमांच, सस्पेंस और रहस्यवाद से परिचित कराता है, जिससे कि वे अगले भाग के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। इस सीरीज का ये तीसरा भाग, जो अभी रिसेंटली 2024 में ही प्रकाशित हुआ है, इस पूरी कहानी का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करता है। पौराणिक पात्र, गुप्त संगठन और रहस्यवादी शक्तियां अपने चरम पर पहुंचती हैं यह जानने के लिए कि ओम शास्त्री का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या पृथ्वी सच में केवल एक खोज करता है या उसका खुद का भी एक छुपा हुआ अतीत है? क्या विज्ञान और अध्यात्म का संगम संभव है? तीसरा भाग बेसिकली श्रृंखला का निर्णायक अध्याय है, जिसमें रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है और कहानी को एक संतोषजनक निष्कर्ष पर लाया जाता है। इस उपन्यास की लेखन शैली सरल, प्रभावशाली और सजीव चित्रण से भरपूर है। भाषा अत्यंत आसान और प्रभावमयी है, जिससे यह हर वर्ग के पाठकों के लिए पठनीय बनती है। संवाद संक्षिप्त और प्रभावी है, जो कहानी में गति बनाए रखते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का सुगठित प्रयोग किया गया है, जिससे पौराणिक और आधुनिक दोनों पक्ष सशक्त बनते हैं। इस उपन्यास में भारतीय पौराणिक कथाओं को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जिसमें इतिहास, पुराण और आधुनिक विज्ञान की रोचक संदर्भ है। साक्षी प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट है, इस ट्रायोलॉजी पर 3 पार्ट में फिल्म बना रही है और स्क्रीन प्ले पर काम भी चालू हो चुका है। अक्षत गुप्ता ने, जो कि इस सीरीज के राइटर हैं, अपनी इस सीरीज के पहले भाग के आभार में महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी को स्पेशल थैंक्स अदा किया है। यदि आपको पौराणिक रहस्य और रोमांचक कथानक पसंद है तो यह पुस्तक आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित होगी। यह नवीन सोच, कल्पनाशीलता और गूढ़ आध्यात्मिकता को जोड़ती है, जिससे पाठक रोमांच और जिज्ञासा के अद्भुत संसार में प्रवेश करता है। धोनी एंटरटेनमेंट की आने वाली फिल्म से पहले इस श्रृंखला को पढ़ना एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है। अगर आप ऐसे रहस्य की खोज में हैं जो युगों युगों से छुपा है, तो हिडन हिंदू डेफिनेटली आपके लिए ही है। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह एक धधकती हुई ऐसी मशाल की तरह होता है जो भविष्य की राह को रोशन करता है। इसी ऐतिहासिक चेतना को जागृत करने का कार्य करती है हमारी दूसरे नंबर की किताब डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू द्वारा लिखित महाराणा, सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध।
इस किताब को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। लगभग 400 पेजेस की इस किताब की प्रिंटेड रेट 600 रुपये है, जिसमें राजपूतों और विशेष रूप से सिसोदिया वंश के महाराणाओं के संघर्ष, स्वाभिमान और बलिदान को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया है। यह किताब भारतीय इतिहास की उस संघर्षशील गाथा को उजागर करता है जो सिसोदिया राजाओं द्वारा विदेशी इस्लामी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ी गई थी। इस किताब को 3 खंडों में विभाजित कर प्रत्येक खंड को कुछ अध्यायों में विभक्त किया है। दोस्तों, प्राय इतिहास की मुख्य धारा में यह धारणा प्रस्तुत की जाती है कि भारत लंबे समय तक इस्लामी शासन के अधीन रहा, किंतु यह पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है। इसमें सिसोदिया वंश के उन नायकों के संघर्षों को जीवंत किया गया है जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और स्वराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस किताब में मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के इतिहास और विशेष रूप से महाराणा प्रताप सिंह के व्यक्तित्व और उनके अद्वितीय संघर्ष, दृढ़ संकल्प और बलिदानों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। यह किताब एक ऐतिहासिक दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि यह उन मूल्य और परंपराओं की कहानी है जिनके बल पर मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता को सदियों तक अक्षुण्ण बनाए रखा। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू पेशे से एक ENT सर्जन है, किंतु उनकी लेखन शैली किसी कुशल इतिहासकार से कम नहीं है। उन्होंने अत्यंत सटीक, तथ्यात्मक और शोधपूर्ण शैली में इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। उनके लेखन में गंभीर ऐतिहासिक विश्लेषण तथा कथा शैली का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जिससे पाठक रोचकता के साथ गहन अध्ययन का भी अवलोकन करता है। पुस्तक की भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है, सजीव है, जो पाठकों को उस कालखंड में ले जाती है जब युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि स्वाभिमान, नीति और धैर्य से लड़े जाते थे। उनकी लेखनी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है, यह इतिहास को केवल अतीत की घटनाओं के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता को भी स्थापित करती है तथा उन्हें सचित्र प्रत्यक्ष रखती है। यह पुस्तक केवल युद्धों, शौर्य गाथाओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह सिसोदिया वंश की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को भी उजागर करता है। यह उन मूल्यों और आदर्शों की बात करती है जिन्होंने भारतीय सभ्यता को बाहरी आक्रमण के बावजूद जीवित बनाए रखा। यह पुस्तक इतिहास के गंभीर अध्येताओं और सामान्य पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यदि आप भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ मुट्ठी भर राजाओं ने अपने स्वाभिमान, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया, तो यह पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। यह न केवल आपको ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित करवाएगी, बल्कि आपके हृदय में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की ज्योति भी प्रज्वलित कर देगी। और अंत में मैं बस इतना कहूंगा इस किताब के लिए कि यदि इतिहास को केवल जीतने वालों की दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो संघर्ष करने वालों की कहानियां इतिहास के पन्नों में खो जाती हैं। यह पुस्तक उन्हीं भूली बिसरी गाथाओं को उजागर करने का एक प्रयास है। दोस्तों, इस सूची की पहले नंबर की किताब है महान मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत जी द्वारा लिखित किताब भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित रचना छावा। यह किताब मूलतः मराठी भाषा का अप्रतिम साहित्य है और इसका हिंदी अनुवाद वेद कुमार वेदालंकार जी द्वारा किया गया है। इस किताब को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1984 में प्रकाशित किया गया था। यह 850 पन्नों की एक वृहद ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी प्रिंटेड रेट 720 रुपये है। इस किताब का डिटेल्ड रिव्यू मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने आपको इस किताब पर आधारित अभिनेता विक्की कौशल द्वारा अभिनीत मूवी छावा के पोस्टपोन होने की जानकारी दी थी। और अच्छी बात यह है कि अब इस मूवी की रिलीज डेट आ गई है। मूवी 14 फरवरी को सिनेमाघरों में लग जाएगी। किताब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी संक्षिप्त में मैं इस किताब के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, यह छावा शब्द बेसिकली मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। यह शब्द वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक है और इसे बहादुर, निडर और दृढ़ संकल्पी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शेर का शावक अपने पिता की बहादुरी और गुणों को लेकर बड़ा होता है, वैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहकर उनकी बहादुरी और दृढ़ता को शिवाजी महाराज के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है।
शिवाजी महाराज को शेर दक्कन कहा जाता है, इसलिए उनके सुपुत्र संभाजी महाराज को शेर का बच्चा अर्थात छावा कहा जाता है। इसी कारण शिवाजी सावंत ने संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित अपने इस उपन्यास का नाम छावा रखा है। यह उपन्यास बिना किसी औपचारिक भूमिका के सीधे ही अपनी कथा में प्रवेश करता है और इसकी कथा वस्तु को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अध्याय को कुछ उप अध्यायों में विस्तार दिया है। यह उपन्यास छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन संघर्षों, वीरता, बलिदान और उनकी अद्भुत विद्वता को विस्तार से चित्रित करता है। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने राजनीति, सैन्य रणनीति और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनकी विद्वता का प्रमाण उनके द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ बुद्ध भूषण में मिलता है, परंतु जीवन उनके लिए कभी आसान नहीं रहा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से लड़ते हुए मराठा साम्राज्य की रक्षा की और उनके साहस और दृढ़ता के कारण उन्हें छावा कहा गया। इस किताब में मुख्य घटनाओं के रूप में मुगल सम्राट औरंगजेब से छत्रपति संभाजी महाराज का संघर्ष, आंतरिक राजनीति और विश्वासघात, जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उनकी अडिग निष्ठा और साहस, उनका क्रूर बलिदान जब उन्होंने धर्म और स्वाभिमान के लिए यातनाएं सहकर भी झुकने से इनकार कर दिया था, आदि को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे वीर नायक की गाथा है जो अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए अंतिम क्षण, अंतिम सांस तक लड़ा था। शिवाजी सावंत ने इस कृति को 12 वर्षों की कठोर तपस्या, गहन शोध और चिंतन की अग्नि में तपाकर गढ़ा है, जो इसे साहित्यिक उपन्यासों की श्रेणी में अद्वितीय बनाती है। यदि आप इतिहास और साहित्य में रुचि रखते हैं तो छावा आपको मराठा साम्राज्य के गौरवशाली युग की सजीव झलक दिखलाएगी। यह पुस्तक संभाजी महाराज की अदम्य वीरता और उनके बलिदान को अमर बनाती है। यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के बारे में गहनता से समझना चाहते हैं तो यह उपन्यास आपकी लाइब्रेरी में अवश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा किताबें हैं जो इस साल आप अपनी रीडिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और इन सभी किताबों के बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपने इनमें से कौन कौन सी किताबें पढ़ ली हैं और उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपना फीडबैक और सुझाव भी आप मुझे साझा कर सकते हैं। पुस्तक समीक्षाओं, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।